नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के हमारे प्राइम एजेंडाज पे होंगे दिल्ली इलेक्शन से जुड़ी कुछ बात समझेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया आइडिया प्रपोज किया है इजराइल पैलेस्टीन को लेके, और कश्मीर के अंदर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को लेके कुछ चीज़ों को समझा जाएगा और कैसे टेरर और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का लिंक होता है। और यूएस डिफेंस डील से जुड़ी कुछ बात समझेंगे। इंडिया कुछ एक डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो लेने वाला है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने नया डायरेक्शन दिया है सेक्रेड ग्रूव्स को लेके। ये राजस्थान के अंदर सेक्रेड ग्रूव्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, ओके, और कम्युनिटी उसको पूजती है, मतलब इन पेड़ पौधों को, और उसको लेके सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है तो उसके क्या इम्पैक्ट होंगे। वहीं बजट एनालिसिस को लेके एडिटोरियल है, सो वी लुक इनटू दैट। एंड देन ईरान यूएस की इक्वेशन क्या होने वाली है अभी आने वाले टाइम के अंदर, तो उससे जुड़ी हुई कुछ बातों को समझेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो फ्रंट पेज पे अगर हम खबर को देखें तो दिल्ली की खबर ये है कि 60% जो है वो वोटिंग हुई है दिल्ली के अंदर। तो अगर हम लोकसभा इलेक्शन से देखें तो ये थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि रीजनेबल है, बट लास्ट टाइम के जो विधानसभा इलेक्शन हुए थे उसके मुकाबले जो है काफ़ी कम हुआ है ये। मल्टीपल रीजंस हैं जिसकी वजह से पोलिंग कम हो रही है। तो एक पॉइंट जो समझने वाला है वो ये है कि भाई आपके यहाँ पे ये पोलिंग कम क्यों हो रही है, कहाँ जा रहे हैं 40% लोग, वाई आर दे नॉट पार्टिसिपेटिंग। तो ये एक सवाल है जो यहाँ पे बनता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर एक पॉइंट अगर मुझे और उठाना हो, जैसे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि यूथ जो है वो पॉलिटिक्स क्यों नहीं ज्वाइन करता, तो उसका असर कहीं ना कहीं दिखता है कि अब जनता को, पब्लिक को किसी भी पार्टी से होप नहीं है। सो दे हैव नो होप कि किसी की आने से कुछ फ़र्क पड़ेगा, किसी के बदलने से कुछ फ़र्क पड़ेगा। सो इन दैट पर्टिकुलर केस वो लोग वोटिंग में पार्टिसिपेट करते ही नहीं, ओके। तो ये कुछ एक रीजंस हैं जो यहाँ पे पॉइंट आउट होते हैं। अदर देन दिस और रीज़न भी हो सकते हैं। तो ऐसे में क्या हम जो है पोलिंग को मैंडेटरी बना सकते हैं कि आप कंपल्शन ऐड कीजिए कि सबको जो है वोटिंग में पार्टिसिपेट करना ही करना पड़ेगा। देखो, आप किसी के साथ कोअर्सिव नहीं हो सकते हो। क्यों, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मणिपुर नागालैंड को देखोगे वहाँ पे 85-90% तक वोटिंग हो जाती है। तो वी कैन लर्न फ्रॉम देम। अगर वो स्टेट्स अपने यहाँ पे वोटिंग इतने अच्छे तरीके से करवा सकते हैं तो वाई कांट वी। सो ये पॉइंट समझना है, पब्लिक अवेयरनेस लेके आने की ज़रूरत है, लोगों को समझाने की ज़रूरत है कि ये वोटिंग जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे यहाँ पे इस कंट्री के अंदर एज अ सिटीज़न रहने को लेके। तो बात करते हैं राइट टू वोट को लेके। तो ये देखिए, प्रीलिम्स 2017 का सवाल है। ये कह रहा है कि राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज़ अ, क्या है ये राइट, फंडामेंटल राइट है, नेचुरल राइट है, लीगल राइट है, क्या है ये? तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आपका। तो आर्टिकल 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बता रखा है कि आप जो है इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं, और साथ साथ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का भी हमारे यहाँ पे कंसेप्ट होता है। तो 18 ईयर्स ऑफ एज से ज़्यादा जिनकी उम्र है और वो रजिस्टर्ड वोटर हैं, वो जाके यहाँ पे वोट कर सकते हैं और इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर पार्ट भी ले सकते हैं, मतलब वो एज अ कैंडिडेट भी उतर सकते हैं। तो ये कंडीशन है, तो इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्योंकि संविधान में प्रोविजन दिया हुआ है। अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के नए प्रपोजल को लेके। उन्होंने कहा कि भाई हम गाज़ा स्ट्रिप को टेक ओवर कर लेंगे और गाज़ा स्ट्रिप को एक तरीके से एक इकोनॉमिक हब की तरह बनाया जाएगा, ठीक है। और जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन जो है वहाँ पे, ओके, उनको डिस्पर्स कर दिया जाएगा, अलग अलग देशों के अंदर भेज दिया जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि इनको इजिप्ट और आसपास के बाकी कंट्रीज़ के अंदर सेटल करवा दिया जाएगा। तो यूएस उसके अंदर जो है हेल्प आउट करेगा और यूएस गाज़ा को डेवलप करेगा एज अ मेजर इकोनॉमिक हब। तो दिस इज़ द ट्रम्प्स प्रपोजल। अब देखिए, एक चीज़ समझिए आप, जब भी हम इसराइल पैलेस्टीन की बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशंस का एक रेजोल्यूशन है जो ये कहता है कि इसराइल पैलेस्टीन को टू स्टेट सॉल्यूशन के रूप में हमें सेटल करना है, ठीक है। और ये यूपीएससी ने 2018 में क्वेश्चन भी पूछा था दैट द टर्म टू स्टेट सॉल्यूशन समटाइम्स इन न्यूज़ इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच। तो ये बेसिकली एक सॉल्यूशन के रूप में देखा जाता है कि इसराइल और पैलेस्टीन दो अलग अलग कंट्री जो हैं वो बनेंगे। अब ये चीज़ तो जो है हमारे यहाँ पे टू स्टेट सॉल्यूशन में बताई है। प्रेजेंटली अगर आप देखेंगे तो किसी टाइम पे ये जो पैलेस्टीन था ये ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करता था। बेल्फर डिक्लेरेशन होता है, इसराइलीज आके यहाँ बसने लग जाते हैं, ठीक है। तो आप पिक्चर देख सकते हैं कि इसराइल कैसे जो है एक्सपैंड होता जा रहा है, ओके। आज की डेट में भी इसराइल फर्दर एक्सपैंड होता जा रहा है, और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि पैलेस्टीन का एरिया जो ग्रीन आप देख रहे हैं, डार्क ग्रीन,
वो कितना कम रह गया है, और वहीं पे ही उन्हीं पॉकेट्स में ही पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन सिर्फ कन्फाइंड है। तो जैसे जैसे ये इजराइल का जो मैप है आप देख सकते हैं एक्सपैंड हो रहा है, अगर ये 2 स्टेट सॉल्यूशन की तरफ जाते भी हैं तो यहाँ पे सवाल ये बनता है भैया कट ऑफ ईयर किसे मानोगे आप, ठीक, विच विल बी द कट ऑफ ईयर, तो ये सवाल है। और दूसरी चीज़, इजराइलीज ने स्ट्रेटेजिकली पैलेस्टीनियंस को डिवाइड किया हुआ है, तो गाज़ा और वेस्ट बैंक 2 एरिया के अंदर स्प्रेड आउट है पैलेस्टीनियंस, तो ऐसे में एज दे आर स्प्रेड आउट, तो उसके अंदर आप यूनिफाइड सिस्टम कैसे लेके आ सकते हो। तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने कहा कि भाई गाज़ा वालों को तो हम सेटल करवा देंगे इजिप्ट और आसपास के एरिया में, उसको एक तरीके से फ्री जोन बना देंगे, ठीक है, यहाँ पे कोई जो है किसी का भी कंट्रोल इधर नहीं होगा और सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस एरिया का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये उनका सजेशन है, बट दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू ऑल द अदर नेशंस, ओके, खासकर जो अरब कंट्रीज़ हैं वो इसको लेके एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, बट नेवरदलेस ही इज़ प्रपोजिंग इट, ओके। चलिए आगे, अगर नारकोटिक्स नेटवर्क बैकिंग द इन्फिल्ट्रेटर्स इन जम्मू एंड कश्मीर, दिस इज व्हाट अमित शाह इज सेइंग। देखो ये तो कहने की बात है ही बिल्कुल कि भी टेररिज्म और जो आपके यहाँ पे नारकोटिक्स का ऑर्गेनाइज सिंडिकेट एग्जिस्ट करता है तो वो सब मिले जुले होते हैं, ठीक है ना। टेरर और नारकोटिक्स एक दूसरे को हेल्प आउट करते हैं। नारकोटिक्स इज प्राइमरीली रिलेटेड टू ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ओके, और ये आज की डेट के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ऑर्गेनाइज क्राइम के पॉइंट में टेररिज्म और नारकोटिक्स जो हैं वो ज़रूर लिंक्ड होते हैं। इवन टेरर फंडिंग भी नारकोटिक्स के थ्रू की जाती है, तो वो भी बहुत से एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब इंडिया की प्रॉब्लम क्या है कि हम जो है हमारी लोकेशन ऐसी है कि हम दुनिया के 2 बड़े आप बोल सकते हो कि ड्रग नेटवर्क के आसपास हमारा एग्जिस्टेंस है, ठीक। तो एक तरफ आपके यहाँ पे गोल्डन क्रिसेंट है, दूसरी तरफ गोल्डन ट्रायंगल है। तो इस लोकेशन के कारण जो है हमें काफ़ी नुकसान होता है कि आसपास ड्रग्स को लेके काम बहुत होता है इंडिया के अंदर। तो एक तरफ पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ठीक, और ईरान का यहाँ पे सिस्टम एग्जिस्ट करता है, ठीक है, गोल्डन क्रिसेंट जिसे बोला जाता है। दूसरी तरफ गोल्डन ट्रायंगल है जो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, ओके। तो यहाँ से भी काफ़ी ड्रग्स आते हैं, यहाँ से भी काफ़ी ड्रग्स आते हैं, तो ये प्रॉब्लम है। नॉर्थ ईस्ट में अगर मैं इंसर्जेंसी की बात करूँ तो वो जो है ड्रग टेररिज्म वहाँ पे इंसर्जेंसी को नॉर्थ ईस्ट में फंड करता है, उनके नेटवर्क्स वगैरह हैं जो एक दूसरे को हेल्प आउट करते रहते हैं। सेम टाइप का सिनेरियो आपके नॉर्थ के अंदर है, जो टेरर नेटवर्क है वो हमारे यहाँ पे कश्मीर के अंदर जो ड्रग्स के नेटवर्क एग्जिस्ट करते हैं उसका इस्तेमाल करता है। और नॉट जस्ट दैट, फंडिंग को लेके भी ये चीज़ होती है, तो ये बड़ी अलार्मिंग सी चीज़ है। तो ये मेंस 2023 का सवाल देखिए आप, उन्होंने कहा कि गिव आउट द मेजर सोर्स ऑफ टेरर फंडिंग इन इंडिया एंड एफर्ट्स बीइंग मेड टू कर्टेल देम, ठीक है। तो एक यहाँ पे कैंपेन हमने चलाई, कॉन्फ्रेंस थी, नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस, तो उससे रिलेटेड ये बात इन्होंने पूछी है। तो ये ज़रूरी है, और नारकोटिक्स जो है एक मेजर फंडिंग मैकेनिज्म है। आप ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट को ख़त्म करोगे, टेरर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जब भी ये डीमोनेटाइजेशन और जितनी भी एक्टिविटीज़ हमने J&K में जैसे हमने स्ट्रिक्टनेस इंक्रीज़ की है तो उसका ज़रूर इम्पैक्ट पड़ता है। नाउ ही इज़ हाईलाइटिंग अबाउट दिस थिंग कि अब हमें जो है ये जो नारकोटिक्स का ऑर्गेनाइज सिंडिकेट एग्जिस्ट करता है उसके ऊपर भी टारगेट करने की ज़रूरत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो स्ट्राइकर इन्फेंट्री व्हीकल हम लोग US से लेने वाले हैं। इसके अलावा जैवलिन जो मिसाइल सिस्टम है वो भी हम लोग यहाँ पे लेने में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हैं, जैवलिन इज़ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ओके। तो ये अब कैसे लिया जाएगा, कब खरीदा जाएगा, ये पॉइंट समझने वाला है। दूसरी चीज़, आप इस सवाल को देखो, मेंस 2020 का क्वेश्चन है, उन्होंने पूछा कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया US डील ओवर इंडिया रशिया डिफेंस डील, ओके। सो एक पॉइंट समझना है, देखो ये जो डिफेंस की आपकी डीलिंग होती है ना, ये सिर्फ अब कस्टमर और बायर के पॉइंट, मतलब कस्टमर और सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जाते हो, इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स भी लिंक्ड होते हैं और उसके साथ साथ जियोपॉलिटिक्स भी होती है, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप इंडिया से क्या चाहेगा, वो सिर्फ एज अ परचेजर, एज अ सेलर नहीं है, वो ये भी चाहता है कि इंडिया जो है वो US के कुछ एक इंटरेस्ट को भी अपहोल्ड करे। और सिर्फ इतना ही नहीं है, जैसे मैंने आपको ये बताया था कि भाई
वो ये भी चाहेगा कि इंडिया रशिया से सामान ना खरीदे ताकि रशिया के ऊपर प्रेशर इंक्रीज हो सके. सो ही विल पुट अप दीज थिंग्स. ये बिल्कुल जो है बातें वहाँ पे कहीं जाएंगी. सो दैट्स वाई दीज टाइप ऑफ डिफेंस डील सिर्फ ये आपके यहाँ पे सिर्फ मतलब खरीद और बेच नहीं है, उसके आगे की भी चीज़ होती है. मतलब अगर मैं आपको एग्जांपल में समझाना चाहूँ तो रशिया के पॉइंट से देखिए आप, रशिया ने इंडिया को कहा कि मेरे से हथियार खरीद लो. इंडिया कहता है मैं यूएस से खरीदूंगा, तो रशिया चला जाएगा पाकिस्तान के पास. तो वो एक स्ट्रेटेजिक लिंकेज जो है, थिंकिंग जो है वो इसके अंदर एसोसिएटेड होता है. तो बड़ा सोच समझ के काम करना होता है. तो स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट इज समथिंग दैट इज देयर इन द माइंड. तो कोऑपरेशन हमारा इंडिया और यूएस का इंक्रीज हो रहा है. शेयर्ड वैल्यूज़ एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को हम लोग साथ में जो है सपोर्ट कर रहे हैं. ओपन सीज को हम लोग सपोर्ट करते हैं. फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को हम लोग सपोर्ट करते हैं. रीजनल स्टेबिलिटी के लिए हम लोग साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं. तो बहुत अच्छी चीज़ है ये. तो ये तो हो गया स्ट्रेटेजिक एंगल. अब दूसरी चीज़ टेक्निकलिटी में जाओगे तो यूएस की टेक्नोलॉजी ज़्यादा एडवांस्ड है इन कंपैरिजन टू द रशियन टेक्नोलॉजी. और हमारी जो है रशिया के ऊपर ओवर डिपेंडेंस है. ठीक है. अब रशिया के ऊपर ओवर डिपेंडेंस इस तरीके की है कि भाई आपका 60% जो आपका इक्विपमेंट है वो रशियन मेड है. पीछे से अगर सप्लाई नहीं आएगी तो फिर आपको नुकसान हो जाएगा. एंड देन रशिया एंड चाइना आर गुड फ्रेंड्स. तो मे बी हमारे अगर स्पेयर पार्ट्स रोक दिए गए तो उसका डायरेक्ट नुकसान जो है हमें होगा. सो आत्मनिर्भरता देखो होनी तो चाहिए, लेकिन उसके अलावा जब तक आत्मनिर्भर आप नहीं बनते हो तब तक आप लेते रहो यूएस से एडवांस टेक्नोलॉजी. सो इट्स अ गुड थिंग. कटिंग एज मिलिट्री टेक्नोलॉजी आपको मिलेगी यहाँ पे. लेकिन यूएस के साथ एक प्रॉब्लम ये है, दैट इज़ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र. तो वो इस चीज़ को लेकर रेडी नहीं होते इतनी जल्दी. ठीक. तो हमें तो चाहिए ना वो टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर. हमें तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट सिस्टम अपने देश में ही चाहिए. उसको लेके वो लोग रेडी नहीं होते. अदरवाइज चीज़ें ठीक हैं. जिस चीज़ के लिए वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को लेकर रेडी हो जाए वो बढ़िया है. हमारी कैपेबिलिटी जो है एनहांस होगी. डिफेंस रेडीनेस के लिए भी ये ज़रूरी है. और ये जो व्हीकल हम लोग यहाँ पे प्रोक्योर कर रहे हैं वो एक तरीके से इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करेंगे हम लोग. तो उसके हिसाब से तो अच्छी चीज़ है. दूसरी डायमेंशन जो यूएस के साथ आती है दैट इज़ द मैरीटाइम सिक्योरिटी. ओके. तो यूएस नेवी वो लोग फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन एस्पेक्ट्स को लेके चलते हैं. वो लोग साउथ चाइना सी के अंदर, ठीक है, चाइना को काउंटर करने की बात करते हैं. अब इन सब चीज़ों में रशिया तो मिसिंग है ना कंप्लीटली. यहाँ पे रशिया इज़ एब्सोल्युटली मिसिंग. चाहे वो इंडियन ओशियन के अंदर करने की बात हो, रशिया इज़ नॉट इंटरेस्टेड. वो मैरीटाइम डोमेन में इंटरेस्टेड ही नहीं है. तो ये जो है ये डिफरेंस है जो हमें सोच के चलना होता है. यूएस के साथ आप ब्रॉडर एस्पेक्ट में जाते हैं. यूएस का अपना एक माइट है, वो अपना एक इन्फ्लुएंस रखता है इस रीजन के अंदर. और स्पेसिफिकली अभी रिसेंट के अंदर जो ये सीरिया से बशर अल असद को भगाया गया है, तो उसके बाद तो रशिया का प्रेजेंस बहुत वीक है इस एरिया के अंदर. ठीक है. ईरान भी वीक है और रशियन प्रेजेंस भी वीक है. तो ऐसे में यूएस इज़ यू कैन से ऑन क्या बोल सकते हो, आपके भी यूएस को एडवांटेज है और हमें भी एडवांटेज होगा कि हम यूएस के साथ अगर अपनी इक्वेशन को बेटर करेंगे. ओके. सो दीज आर फ्यू थिंग्स दैट वन हैज़ टू अंडरस्टैंड. चलिए आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे बजट एनालिसिस को लेकर एडिटोरियल है. इन्होंने कहा कि नॉमिनल जीडीपी जो है 10% के अराउंड हमारे यहाँ पे ग्रो करने वाली है. और जो इकोनॉमिक सर्वे है उन्होंने कहा कि रियल जीडीपी जो है वो आपकी 6.3 टू 6.8% के अराउंड जो है वो ग्रो करेगी. देखो बात ऐसी है, अगर हमने गवर्नमेंट ने अच्छे से स्पेंड किया तो इट कैन फर्दर बी मोर देन दैट. ठीक. इससे भी ज़्यादा जो है ये जा सकती है. बट ये रीजनेबल नंबर दिया है 6.3 टू 6.8%. इसमें कोई दिक्कत ऐसा सच नहीं आएगी. कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करोगे, इंक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर बाय 1 लाख करोड़. ओके. ऐसा बोला गया, लेकिन अगर आप रियलिटी को समझेंगे तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो है थोड़ा सा ही ज़्यादा है पिछली बार से, तो इतना कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है. पिछली बार का जो रिवाइज्ड एस्टिमेट था वो इस तरीके से कर दिया था. वहीं अगर हम फिस्कल कंसोलिडेशन की बात करें तो फिस्कल डेफिसिट 4.4 होने वाला है. तो वी विल बी मूविंग इन अ राइट डायरेक्शन. इस हिसाब से तो राइट डायरेक्शन में आप जा रहे हो, लेकिन कैसे ये अचीव होगा ये सोचना है. अगर आपका यहाँ पे एक्सपेंडिचर उतना ही रहने वाला है और टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज नहीं हुआ तो हमें नुकसान होगा. जो गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट किया है उन्होंने ये कहा है कि भाई 11% ग्रोथ होगी टोटल टैक्स रेवेन्यू में और 14.4% ग्रोथ होगी इनकम टैक्स के अंदर. तो अब यहाँ पे सवाल ये है कि भाई ये जो आपके यहाँ पे 12 लाख वाला आपने छूट दी है नो टैक्स वाला, तो उसको कैसे कंपनसेट करोगे, क्योंकि ये जो रिलैक्सेशन दिया है इनकम टैक्स के अंदर, उस रिलैक्सेशन से तकरीबन गवर्नमेंट को 1 लाख करोड़ का झटका लगेगा. ठीक है.
1 लाख करोड़ कम आएंगे सरकार के पास। तो ये होगा, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है इसकी, इतना नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट होपफुल है कि इकोनॉमिक साइकिल जो है आपकी रिवाइव करेगी, उससे आप इनकम टैक्स और ज़्यादा कलेक्ट करेंगे। तो ये पॉइंट इन्होंने बोला है। और दूसरी चीज़ अगर हम समझें तो कॉरपोरेट टैक्स से अभी तक सरकार को कोई होप नहीं है, इनकम टैक्स ही है जो इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक, तो इसीलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि अभी पिछले साल का अगर आप एस्टिमेट देखोगे तो कॉरपोरेट टैक्स से इतना ज़्यादा रेवेन्यू, मतलब इतनी ज़्यादा ग्रोथ उसके अंदर नहीं देखने को मिली है, लेकिन इनकम्स डेफिनेटली इंडिया के अंदर जो है वो इंक्रीज हुई हैं। एंड फ्रॉम दैट एंगल थिंग्स आर फाइन, चीज़ें जो है वो सही दिशा में, कोई दिक्कत नहीं है, संभाल लेंगे। ओके, दैट इज़ द थिंग हियर। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ चीज़ों को पॉइंट आउट किया है कि ग्रोस टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो वो तो डिक्लाइन हो रही है आपके यहाँ पे। ओके, और बजटरी एस्टिमेट जो है वो 10% की बात कर रहा है, कितने से इंक्रीज होगा, कैसे होगा ये नहीं पता। दूसरी चीज़, शिफ्ट फ्रॉम इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट टैक्स, ये भी देखा गया है। डायरेक्ट टैक्स शेयर हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 52% इन 2021-22 टू 59% इन 2025-26। ओके, तो डायरेक्ट टैक्स के ऊपर जो है हम लोग ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं। मतलब इसके अंदर ये है कि या तो कॉरपोरेट टैक्स इंक्रीज़ हो रहा है या इनकम टैक्स इंक्रीज़ हो रहा है। तो उस केस के अंदर फिर आप जो है ज़्यादा एक तरीके से आपको मतलब पॉइंट आ रहे हैं। दूसरी चीज़, दूसरा ये हाईलाइट कर रहा है कि भाई इकोनॉमिक साइकिल नहीं उठ रही, ठीक है ना, इकोनॉमिक साइकिल नहीं उठ रही। तो देयर इज़ फॉल इन ग्रोथ इन पर्सनल इनकम टैक्स एंटिसिपेटेड ड्यू टू न्यू एग्जाम्पशंस, ये नए एग्जाम्पशंस के कारण नुकसान होगा। बट उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि ठीक चल जाएगा। तो वी हैव टू सी हाउ थिंग्स आर। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो आरबीआई से डिविडेंड आएगा, पीएसयूज भी पैसा कमा के देंगी। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू प्रोजेक्टेड टू राइज फ्रॉम 5.3 लाख करोड़ टू 5.8 लाख करोड़, इतने का जो है ये राइज देखने को मिल सकता है। और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एडजस्टमेंट की अगर आप बात करोगे तो टोटल एक्सपेंडिचर सेट टू डिक्रीज एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। ओके, तो ये अच्छी चीज़ है। इसी के भरोसे वो 4.4 का फिस्कल डेफिसिट टारगेट जो है वो अचीव करने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा एक्सपेंडिचर ही कम हो जाएगा इन कंपैरिजन टू जीडीपी। अब ये कैसे होगा, वी हैव टू सी। अगर एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, अब तो देखो ये एरियाज़ हैं जहाँ पे कट देखने को मिला है। जल जीवन मिशन, उसके अंदर जो है कट देखने को मिला है। अब देखो बात ऐसी है कि अगर वो अपने टारगेट्स अचीव कर रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सोशल सेक्टर स्पेंडिंग को थोड़े दिन जो है हम लोग होल्ड पर डाल सकते हैं। अभी इकोनॉमी के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, वो ज़रूरी है। प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके अंदर रिडक्शन है, और एमजी नरेगा उसके अंदर रिडक्शन है। तो प्राइमरीली इतने ही एरियाज़ हैं जहाँ से कट है। और कहाँ से गवर्नमेंट अपना मेजर एक्सपेंडिचर रोकेगी ये देखना होगा। या तो ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा था उसके ऊपर गवर्नमेंट अब थोड़ा हाथ टाइट करने वाली है, बिकॉज हम जो है पब्लिक सेक्टर स्पेंडिंग पे ही डिपेंड कर रहे थे। कब तक आप ऐसा करोगे? वी हैव टू गिव चांस टू प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को ही रिवाइव करना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर को ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। दैट इज समथिंग दैट वन हैज़ टू अंडरस्टैंड, और वो देखना होगा कब और कैसे होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन ऑन सेक्रेड ग्रूव्स, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के अंदर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ये उन्होंने सजेशन दिया कि आप जो है इस सेक्रेड ग्रूव्स को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर जो है वो आप इसे रजिस्टर कर दीजिए। ठीक है, उन्होंने कहा इसको आप रजिस्टर कीजिए एज अ कम्युनिटी रिजर्व अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। अब देखो लीगल प्रोटेक्शन तो एक तरीके से दे दी, लेकिन अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है? लीगल प्रोटेक्शन दे दी तो ये जो सेक्रेड ग्रूव्स हैं ये एक तरीके से कम्युनिटी फॉरेस्ट की तरह काम करते हैं और कम्युनिटी इसे मैनेज करती है। लेकिन जब आप इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर लेके आ जाओगे तो इसके अंदर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो इंक्रीज होने का चांस है। ठीक है ना, रिस्ट्रिक्शंस ऑफ पब्लिक जो है अपनी एक्टिविटी को लेके वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इन सेक्रेड ग्रूव्स के अंदर टूरिज्म वगैरह छोटी मोटी एक्टिविटी होती है, तो लोग जो है छोटा मोटा बिजनेस वहाँ पे आसपास लगा लेते हैं। अब वो चीज़ यहाँ पे इम्पैक्ट होगी, एंड दैट इज़ समथिंग विच इज़ हाईलाइटेड। ये नुकसान होगा क्योंकि अभी तक नॉर्मली जो है ये ही इस तरीके से चला रहे थे इसको। ओके, तो कल्चरल सिग्निफिकेंस की बात करें तो सेक्रेड ग्रूव्स आर ट्रेडिशनली गवर्नड एंड कंजर्व्ड by local communities reflecting deep cultural ties and ecological significance। ओके, तो ये इस चीज़ को दिखाता है कि हम कितने जो हैं जुड़े हुए हैं अपनी ज़मीन के साथ, अपने यहाँ पे धरती के साथ, इकोलॉजी के साथ। अब दूसरी तरफ है, एक तरफ ये पॉइंट था, दूसरी तरफ फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात है। फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वो बात करता है कि भाई इस धरती के ऊपर ये जो फॉरेस्ट है इसके ऊपर कम्युनिटी का राइट होता है। तो कहीं ना कहीं दोनों क्लैश में आ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, फॉरेस्ट राइट एक्ट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट,
दे कैन कम इन क्लैश विद ईच अदर, क्योंकि किसको हम इंपॉर्टेंट मानेंगे। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की बात करोगे तो यह सरकारी तंत्र वो प्रोटेक्शन के अंदर आ जाएगा, फिर कम्युनिटी अगर उसको खुद मैनेज कर रही है तो वो फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंडर प्रोविजन है। तो कैसे आप इसको संभालेंगे, ग्राम सभा का क्या रोल होने वाला है अब इसके अंदर, क्योंकि ये चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर तो ग्राम सभा फैसले लेती थी, लेकिन यहाँ पे जो है सरकारी डिपार्टमेंट दे विल कम इनटू पिक्चर एंड हाउ थिंग्स विल बी मैनेज्ड। ओके, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ सेक्रेड ग्रुप्स की बात करें, अब देखो कम्युनिटी को इनको रजिस्टर कराना पड़ेगा। ओके, अब कम्युनिटी मैनेजमेंट यहाँ इनके हाथ से जा सकती है, बिल्कुल सरकारी जो है सिस्टम ज़रूर आएगा यहाँ पे, और डॉक्यूमेंटेशन जो है वो यहाँ पे बढ़ेगा, और स्टेट ओवरसाइट वो ज़रूर यहाँ पे इंक्रीज होगी, तो जिसकी वजह से लोकल कम्युनिटीज़ के राइट को इम्पैक्ट हो सकता है। सो दिस इज़ समथिंग दैट इज़ देयर, जो कंसर्न है इसके अंदर, कि आम जनता के जो पहले राइट थे वो कैसे अब वो उसको एक्सरसाइज करेंगे, पूजा वगैरह जो भी वो करते थी पब्लिक वहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। ट्रम्प टू साइन ऑर्डर बारिंग ट्रांसजेंडर वुमेन एथलीट्स फ्रॉम कम्पीटिंग इन स्पोर्ट्स। ओके, अब देखो ये एक नई डिबेट जो है यहाँ पे आ रही है, हाउ वी आर गोइंग टू फैसिलिटेट दैट, बिकॉज ओलंपिक्स के अंदर भी ये एक मुद्दा बना था। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो आउटराइटली ये कह दिया कि भाई ट्रांसजेंडर वुमेन एथलीट्स जो हैं वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्ट नहीं लेंगे, मतलब बाकी फीमेल कैटेगरी में वो लोग नहीं compete करेंगे। एंड बट दिस इज़ अ ब्रॉडर डिबेट, ये ज़्यादा बड़ी डिबेट है, क्योंकि LGBTQ कम्युनिटी इनके राइट्स भी इम्पॉर्टेंट हैं, बट कुछ पॉइंट्स बिल्कुल समझने वाले हैं कि भी इफ़ योर फिजिकल बॉडी, यू आर सेइंग कि बायोलॉजिकल बॉडी आपकी जो है मेल की है, ठीक है, तो डेफिनेटली स्ट्रेंथ का डिफरेंस तो आएगा ही यहाँ पे, ठीक है ना। तो मेल और फीमेल बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ का डिफरेंस जो है वो ज़रूर होता है, एंड इन दैट केस कैसे हम इसको करेंगे, क्या सिस्टम होगा, इट्स अ लॉन्गर डिबेट दैट द होल वर्ल्ड हैज़ टू टेक ऑन हियर। आगे बढ़ते हैं। ट्रम्प्स मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी इज डूम टू फेल, दिस इज व्हाट ईरान इज सेइंग। ओके, तो मेन गेम ऐसा है, सिंपल है कि भी ईरान इज़ वर्किंग ऑन अ न्यूक्लियर प्रोग्राम, और दूसरा नुकसान ये हो सकता है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप अगर ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे डालेगा तो ईरान जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब जल्दी बना लेगा। अब इसके अंदर एक पॉइंट समझने वाली बात है कि इस न्यूक्लियर बॉम्ब के आने से असर क्या होगा, तो वो जो रीजनल बैलेंस है वो यहाँ पे ज़रूर डिस्टर्ब होगा। सऊदी अरब दे मे ऑल्सो थिंक टू बिकम न्यूक्लियर, क्लियर, तो ये भी न्यूक्लियर जो है बनने का सोच सकता है। तो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन यहाँ पे एक तरीके से डिबेट में है कि अगर किसी भी हालात के अंदर ये सब होता है तो न्यूक्लियर हॉटस्पॉट ये बन जाएगा। इसराइल को भी कहते हैं लोग कि इनके पास न्यूक्लियर वेपन है, ईरान के पास भी न्यूक्लियर वेपन होगा, सऊदी अरब दे विल ऑल्सो हैव यू कैन से न्यूक्लियर वेपन, तो वो पीछे नहीं हटेंगे। द पॉइंट इज वेयर आर यू गोइंग टू स्टॉप। तो अब ये बड़ी चीज़ें हैं जो यहाँ हो रही हैं, और ये यूएस प्रेशर क्यों डाल रहा है, तो यूएस इज़ मोर इंटरेस्टेड इन रेजीम चेंज इन ईरान, वहाँ पे पब्लिक को प्रेशराइज करके रेजीम चेंज में इंटरेस्टेड है वो, और ईरान में वैसा चल ही रहा है, बट ईरान थोड़ा थियोक्रेटिक है। ओके, और थियोक्रेसी के पॉइंट से अगर हम देखें तो हर साल 1000 लोगों को वहाँ पे फांसी हो जाती है, इस वजह से लोग डरते भी रहते हैं, ठीक है, वुमेन को भी फांसी हो गई थी। सो ये ईरान का सिस्टम है जो चलता है, दे आर मेंटेनिंग दैट सिस्टम। ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड फोर्स है IGRF, जो अपने यहाँ पे अयतुल्ला खुमानी की सरकार को मेंटेन करके रखना चाहती है। तो ये इस तरीके से है सिस्टम जो उधर एग्जिस्ट करता है, बट जैसे जैसे ट्रम्प प्रेशर डालते जाएंगे ईरान जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम के नज़दीक चला जाएगा। दूसरी चीज़ इतना ही नहीं है, देखो ईरान की हेल्प करने के लिए रशियंस आर देयर, और दूसरी तरफ जो है चाइनीज़ भी हैं यहाँ पे। ओके, तो इतना बड़ा प्रेशर ईरान लेगा नहीं, पड़ेगा नहीं, क्योंकि उनके दोस्त वगैरह ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। सो दिस इज़ व्हाट हैज़ बीन द की पॉइंट। ये था एक बार एक खबर उठा के देख लेंगे, इंटरनेशनल पेज पे ही चलते हैं सीधा। ओके, तो देखेंगे और बीच में कुछ छूट तो नहीं गया। दिस इज़ व्हाट द होल डिबेट हैज़ बीन इन टुडेज न्यूज़पेपर। ओके, तो काफ़ी कुछ है। देखो एक चीज़ यहाँ पे बताई थी, ये आर्टिकल है, वेस्ट एशिया क्राइसिस मस्ट नॉट बी अलाउड टू अंडरमाइन IMEC, दिस इज़ व्हाट ग्रीक मिनिस्टर इज सेइंग। सो इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की यहाँ पे बात हो रही है। अब पॉइंट ये है कि इसको एज एन अपॉर्चुनिटी हमें देखना चाहिए। तो वट एवर इज़ हैपनिंग इन द मिडल ईस्ट दैट शुड नॉट स्टॉप इट, बट पॉइंट इज़ दिस, उसके अंदर बहुत कुछ इसराइल से होके जाना है, और सऊदी अरब का भी वहाँ पे इनपुट है। तो मेन पॉइंट जो समझना है कि पर्शियन गल्फ अगर आपके यहाँ पे डिस्टर्ब्ड है, ठीक,
इफ दिस पर्शियन गल्फ इज डिस्टर्ब्ड तो जरूर तो ये सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले तो शांति लेके आनी है ना। ये कह तो रहे हैं कि वेस्ट एशिया का क्राइसिस वो इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर को अंडरमाइन ना करे, बट ये हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? because this is the practical thing. If peace is not there, how are you going to build the infrastructure? So that is something which should be debated, which should be looked into. उसको समझना चाहिए। तो कांग्रेस एंड सिक्किम बीजेपी दे ओपोज प्लान टू रीबिल्ड तीस्ता डैम। अब ये तीस्ता डैम जो है उसको रीबिल्ड करने की बात चल रही है यहाँ पे। ओके, अब ये डिज़ास्टर हुआ था, ये टूट गया था, इन्होंने कहा था कि वाइबल नहीं है। ऑलरेडी हमें सोचना चाहिए कि किस लेवल के प्रोजेक्ट्स हमें लगाने चाहिए हिमालयाज़ के अंदर, बिकॉज हिमालयाज़ आर यू कैन से स्टिल अनस्टेबल इन द सेंस यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, अभी भी ये ग्रो कर रहे हैं। तो ऐसे में जो है इस टाइप का कंस्ट्रक्शन हमारे लिए ख़तरनाक भी हो सकता है। ठीक है, दोबारा जो है डिज़ास्टर की तरफ लेके जाया जा सकता है। तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ टू बी लुकड इनटू, जिसको सोचने वाली बात है। ओके, सो ग्रीन सिग्नल फॉर इंडिया टू असर्ट इट्स हेल्थ लीडरशिप। तो हेल्थ एलोकेशन की अगर आप बात करोगे तो 90,000 करोड़ दिया है, अच्छा खासा पैसा गवर्नमेंट ने खर्च किया है। ओके, दिस इज़ अ गुड वन, गुड इनिशिएटिव, अच्छा पैसा गवर्नमेंट डाल रही है हेल्थ के ऊपर। एंड नॉट जस्ट दैट, 75,000 मेडिकल सीट्स वी आर गोइंग टू क्रिएट। सो दिस इज़ अगेन अ गुड थिंग, ये भी अच्छी चीज़ है। ओके, और अगले आने वाले साल में ही सिर्फ 10,000 ऐड हो जाएंगी, तो 10,000 ज़्यादा डॉक्टर्स हम लोग प्रोड्यूस करेंगे। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मतलब वी कैन बी अ ग्लोबल डॉक्टर, पूरी दुनिया की मदद करेंगे इंडियन डॉक्टर्स बाहर जाके। सो दिस इज समथिंग दैट वी कैन यू कैन से फैसिलिटेट हियर। ठीक, और दूसरी चीज़ अगर आप देखेंगे तो हेल्थ रिलेटेड इक्विपमेंट है उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी एग्जम्पशन भी दिया है इन्होंने, तो वो भी एक पॉजिटिव चीज़ है। द पॉइंट इज दिस, आप इंडिया को डेवलप कीजिए, यहीं पे ही आगे मैन्युफैक्चर कीजिए, दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन टू अस, और हम पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करेंगे हेल्थ इक्विपमेंट भी। तो वो चीज़ अगर होती है तो उससे तो बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। ठीक है ना। सो मूविंग फर्दर, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो इंटरनेशनल पेज पे ही चलते हैं सीधा। ओके, तो खबरें ऐसी हैं, ट्रंप गाजा टेक ओवर प्लान रिजेक्टेड बाय अलाइज, ये खबर मैंने आपको बता दी। आसपास के कंट्रीज जो है वो खुश नहीं, उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे, तो इम्प्रैक्टिकल सी चीज़ ट्रंप ने की है। बट नेवर द लेस ट्रंप इज ट्रंप, ही डू कम अप विद दीज टाइप ऑफ सजेशंस। ओके, सो अब आगे देखिए, यूक्रेन रशिया वॉर को लेके कुछ खास डेवलपमेंट नहीं हो रही है। खासकर अब मुझे लग रहा है कि यूक्रेन अंडर प्रेशर है एंड यूक्रेन विल टॉक। वॉर शायद अब आने वाले 3 महीने में ख़त्म हो जाए, बिकॉज पीछे से फंडिंग ड्राई हो जाएगी अगर डोनाल्ड ट्रंप ने मदद रोक दी। डेफिनेटली यूक्रेन विल नॉट बी इन अ पोजिशन टू फाइट दिस वॉर अलोन, एंड इन दैट सिनेरियो देयर विल बी पीस दैट विल बी एस्टैब्लिश्ड। ओके, तो शांति की तरफ चीज़ें जाएंगी। वहीं यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो है वहाँ पे 2900 पीपल दे डाइड। माई क्वेश्चन इज दिस हाईलाइट्स the question mark on United Nation, how ineffective this particular organization is, कितना इनफेक्टिव है, ये लोगों की जिंदगियां नहीं बचा पाई। ओके, तो कैसे आप इसके ऊपर रिलाय कर सकते हो? सो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, दिस वाज अबाउट योर today's session, so that's it for the day then. Thank you very much.